आज क्लास 10 हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे हैं फ्रांस के सत्ता के बारे में देख रहे थे। इस मैप में आप देखिए फ्रांस देखिए यहाँ पे फ्रांस। आप इस मैप में फ्रांस को निहारिए। फ्रांस यहाँ पे हम इसे बहुत सा राज्य देखते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा देश और है जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे होगा। एक ऑस्ट्रिया की चर्चा हो रही थी। ऑस्ट्रिया हंगरी स्पेन की चर्चा होगी, पुर्तगाल की चर्चा होगी, ये ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड बोलते हैं। और प्रसा की एक चर्चा होगी यहाँ पे, पोलैंड। ये सब मैपों को ध्यान में रखिए। एक बार फिर से यहाँ पे रिकैप करते हैं। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, प्रसा, स्पेन, पुर्तगाल और यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन अर्थात ब्रिटेन। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि राजा को गिलोटिन पर चढ़ा करके, फ्रांस के राजा को गिलोटिन पर चढ़ा कर फांसी दे दी गई थी। और कुछ समय के बाद यहाँ की जो रानी है उसे भी फांसी दे दी गई। क्रांति के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर एक समान कानून लागू कर दिया गया। क्रांति के दौरान, अभी जब तक क्रांति हुई, फांसी हुआ, राजा रानी दोनों की फांसी हुई और यहाँ पे व्यवस्था को बहुत बढ़िया से सुधार दिया गया। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार ला करके सभी के लिए एक समान कानून लागू कर दिया गया। लेकिन ये पहले एक समान कानून नहीं हुआ करता था। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। आंतरिक आयात निर्यात यानी इंटरनल, फ्रांस के अंदर अगर कोई चीज़ आयात हो रहा है और किसी चीज़ का अगर निर्यात हो रहा है तो उसको समाप्त कर दिया गया। नाप तौल की एक पद्धति अपनाई गई है ना, नाप तौल की पद्धति अपनाई गई। ये तो बात समझ में आ ही रहा है। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर, हर जगह पे क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर अच्छा ये हो कि फ्रांसीसी भाषा बोले, फ्रांसीसी को प्रोत्साहित किया गया। यहाँ पे फ्रेंच भाषा सारे लोग जितने भी फ्रांस वासी हैं वो फ्रेंच भाषा बोले, अपने अपने स्थानीय भाषा नहीं बोले। इससे राष्ट्रीयता की भावना पनपने में, राष्ट्रीयता की भावना में थोड़ी कमी पड़ जाती है। अगर अभी बोला गया था मेरे द्वारा कि अगर मैं भारत की किसी खास राज्य में जाए जहां हमारी भाषा बोलने वाला ना हो तो उसके प्रति उतना ज़्यादा लगाव नहीं आता है जितना ज़्यादा लगाव उसी स्थान पे हमारे भाषा बोलता हो, हमारा भाषा समझता हो। तो ये फ्रेंच भाषी को प्रोत्साहित किया, यह राष्ट्रीय भावना बन गई। फ्रांसीसी क्रांतिकारी फ्रांस में हुए परिवर्तनों से संतुष्ट नहीं थे। फ्रांसीसी क्रांतिकारी फ्रांस में इतनी बड़ी क्रांतिकारी हुई से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उसके जो प्रतिक्रियावादी नीति था इसके वजह से ये संतुष्ट नहीं थे। वे क्रांति के संदेश का प्रसार फ्रांस के बाहर ये इतना से ही संतुष्ट नहीं थे कि हम बहुत बड़ा काम कर लिए, बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिए। अगर यही परिवर्तन ये पूरा यूरोप में हो जाए तो हमारे बगल में, अगर इससे आप ऐसे समझ सकते हैं, एक हमारा गांव ऐसा है जहां एक बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे ढंग से सारे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, सभी के लिए एक समान कानून बनाया जा रहा है। लेकिन मेरी ही गांव के बगल में अगर देखा जाए तो आपको ऐसा फीलिंग, अगर वहाँ पे कानून अच्छा ढंग से नहीं चल रहा है, वहाँ किसी खास आदमियों के हाथ में वहाँ पे
सत्ता है और वो प्रत्येक नागरिक को अपने अनुसार देखता है। वो राष्ट्रीय हित में नहीं काम करता है, वहाँ के ग्रामीणों के हित में काम नहीं करता है। तो हमें कहीं ना कहीं एक डर बन जाता है कि वो निरंकुश से हमारा भी कहीं कभी प्रॉब्लम हो जाए। इस वजह से ये फ्रांसीसी क्रांतिकारी लोग, ये फ्रांस में जो परिवर्तन हुआ उससे ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे, ज़्यादा खुश नहीं थे। ये चाहते थे कि फ्रांस के बाहर भी, अर्थात यूरोप के और देश में, जैसे अभी आपको दिखाया, स्पेन, पुर्तगाल, इटली और ये सब, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ये सब देश में भी परिवर्तन हो। तो यूरोपीय राष्ट्रों में भी कराना चाहते थे। क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का एक भाग्य और लक्ष्य था कि वह पूरे यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्त कराए। अब ये समझ रहे हैं अपने आप में कि हमने जो कर दिखलाया ये बहुत बड़ी है, लेकिन ये अब हम ये चाहते हैं, हमारा ये लक्ष्य है कि ये पूरे यूरोप में निरंकुश शासन समाप्त हो जाए और हमारे ही जैसा, हम फ्रांसीसियों जैसा यहाँ लोग खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करें और अपना नियम खुद बनाएं। यहाँ के प्रतिनिधि चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा नियम बनाएं, नियम कानून चलाएं, किसी राजा रजवाड़े के हाथों से मुक्त हो जाए। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में निरंकुशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर दी। यूरोप में अब ये बात बहुत आगे बढ़ गई कि फ्रांस में ये क्रांति के वजह से यहाँ नागरिकों में बहुत खुशहाल ज़िंदगी है, तो बगल में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा और ये लोग भी स्पेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया में भी ये लोग राजतंत्र को उखाड़ फेंकने पर आतुर हो गए। फ्रांस की देखा देखी अन्य यूरोप राष्ट्रों में भी छात्र और शिक्षित मध्यम वर्ग निरंकुशवाद के विरुद्ध संगठित होने लगे। यानी ये भी अब चाहते थे कि हमारे देश में भी राष्ट्रीयता का भावना बढ़े, तो ये संगठित होंगे, तो संगठित के कारण राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी, या राष्ट्रीयता की भावना के कारण ये संगठित होंगे और मध्यम वर्ग, शिक्षित मध्यम वर्ग और छात्र मिलकर के ये आंदोलन चलाने पर आतुर हो गए कि निरंकुश शासनवाद को समाप्त कर देना है। दूसरी ओर फ्रांसीसी घटनाओं ने यूरोप के निरंकुश शासन के विरुद्ध खतरे की घंटी बजा दी। यानी अब ये फ्रांस में इतनी बड़ी घटना हो गई जिससे दूसरे देशों को राजा को ये डर हो गया कि जिस प्रकार से फ्रांसवासियों ने सत्ता को, निरंकुश शासक को उखाड़ फेंका, राज्य को उखाड़ फेंका, तो हमारे देश में भी ऐसा खतरा ना हो जाए, हमारे देश में भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए यहाँ भी खतरे की घंटी, राजाओं के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फ्रांस में राजशाही सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रिया प्रसा में युद्ध आरंभ कर दिया। अब फ्रांस में राजशाही सुरक्षा के लिए अब यहाँ पे जो राजशाही सुरक्षा मतलब राजा रजवाड़े की तरफ से जो भी हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों मिल करके, इसके साथ में फ्रांस वासियों के विरुद्ध, यानी राजा रजवाड़े मिल करके, ऑस्ट्रिया प्रसा राजा की ओर से, यानी तीनों राजा, फ्रांस की राजा, ऑस्ट्रिया की राजा और प्रसा की राजा, ये तीनों मिलकर के फ्रांस वासियों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। फ्रांसीसी सैनिक एवं स्वयंसेवक इसे यूरोपियन राजाओं एवं कुलीन के विरुद्ध जनता की जंग मानकर राष्ट्रभक्ति के गीत मसाले गाते हुए इस युद्ध में शरीक हुए। यहाँ पे ये देखिए, अब ये लोग ये समझ रहे थे कि तीनों राजा मिल गया तो क्या हुआ, अगर हम सैनिक स्वयंसेवक इसे यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग मान लिया कि ये जनता की लड़ाई है
और जनता की लड़ाई में सभी जनता अगर साथ हो जाएं तो इन राजाओं को आसानी से, इन कुलीनों को आसानी से हम लोग हरा सकते हैं। तो राष्ट्रभक्ति की गीत और राष्ट्रभक्ति की गीत मार्शले गाते हुए, ठीक है, राष्ट्रभक्ति की गीत जिस प्रकार से यहाँ वंदे मातरम है वहाँ मार्शले होता है। वंदे मातरम अर्थात मार्शले गाते हुए इस युद्ध में शामिल हो गए। मार्शले फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। याद रखिएगा, जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है तो फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया मार्शले। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, मार्शले। नेपोलियन के सैनिक अभियानों के दौरान फ्रांसीसी सेना हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली पहुंचे। नेपोलियन के सैनिक, है ना, इसलिए कि वहाँ के राजा जो हमारे विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं तो हम उनके पास जा कर के और वहाँ के वासियों के साथ मिल कर के, वहाँ के निवासियों के साथ मिल कर के और लड़ाई में शरीक हो गए। तो ये कौन कौन सा देश है? फ्रांसीसी सेना, नेपोलियन की फ्रांसीसी सेना कहाँ कहाँ चले गए? हॉलैंड में, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली। फ्रांसीसी सेना के साथ राष्ट्रवादी एवं क्रांति की भावना इन देशों में पहुंच गई। फ्रांसीसी सेना तो गए, लेकिन वहाँ उन्होंने क्या चीज़ को व्यक्तित कराया कि राष्ट्रवाद के बारे में बताया और क्रांति की भावना जब लोगों को लगा, वहाँ के लोगों को, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, ये सब इटली के लोगों को लगा कि फ्रांसवासियों यहाँ पे आए कि राजा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए, जिस प्रकार से वो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करके सत्ता को फेंक डाले, तो हम में ये क्यों नहीं आए, ये भावना क्यों नहीं आए। तो उस जैसे जैसे वहाँ पे फ्रांसीसी सेना पहुँचे और साथ वहाँ क्या क्या चीज़ का मिसाल ले गए, राष्ट्रवाद, क्रांति की भावना लेकर गए। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। फ्रांसीसी क्रांतियों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किया। अब और आगे कंटिन्यू करते हैं। No text found at that location. अरे यार, ये क्या हुआ यार? No text found at that location. ठीक है, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से थोड़ा लेट हुआ। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था, इसका कंट्रीब्यूशन क्या था राष्ट्रवाद को पनपाने में, राष्ट्रवाद को और ऊंचा ले जाने में, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस निवासी था। बहुत बार क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस में सत्ता पर अधिकार कर लिया। 1799 में डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर दिया और प्रथम कौंसिल के रूप में फ्रांस के सत्ता पर 1804 में वह फ्रांस का सम्राट भी बन गया। देखिए 1789 में यहाँ लोगों ने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत योगदान दिया फ्रांस वासियों को लेकर के। फ्रांस वासियों के किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आने नहीं दी 1789 से लेकर के 1799 तक। लेकिन 1799 के बाद इन्होंने क्या किया, डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर दिया। यानी जो शासन चलाया जा रहा था पीपल्स के द्वारा, उसको धीरे धीरे इन्होंने समाप्त कर दिया और कौंसिल के रूप में फ्रांस में सत्ता अधिकार कर लिया। यानी फ्रांस की सत्ता में कौंसिल बन गया। ये कौंसिल मतलब प्रथम कौंसिल, अब ये जो कहेगा वही होगा, और यानी प्रधानमंत्री बन गया ये। लेकिन इतना से इसे जब पेट नहीं भरा, अब प्रधानमंत्री होने के बाद भी ये थोड़ा बहुत अभी यहाँ के प्रजा पर निर्भर कर रहा था। लेकिन
1804 में फ्रांस का सम्राट भी ये बन गया। और ये जिस प्रकार से राजा को उखाड़ फेंका, लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़वा करके मरवा दिया, निरंकुश शासन को समाप्त करवाया, लेकिन पुनः 1804 में ये सम्राट बन गया। अब सम्राट बन गया तो राजा के बेटा राजा वाली बात हो गई। एक बार फिर से यहाँ पे राजतंत्र व्यवस्थित हो गया। प्रथम कौंसल बनने के पूर्व ही, यानी जब प्रथम कौंसल बना था उसके पहले ही ऑस्ट्रिया को पराजित कर इटली के बड़े भागों पर अधिकार कर लिया। ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया और इटली के पराजित कर लिया, इटली के भी बड़े भागों को अपने अधिकार में ले लिया। कब? जब ये कौंसल नहीं बना था उसके पहले, क्योंकि उसके साथ बहुत से फ्रांसीसी जनता भी उसके साथ थे। लेकिन उसके बाद ये 1804 में ये क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट 1804 में बना। एक बात और याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी के शासन को कब समाप्त कर दिया? ठीक है, तो 1799। सम्राट के रूप में उसने ब्रिटेन के अतिरिक्त यूरोप के बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यानी एक ऑस्ट्रिया को हराया, इटली के बड़े भागों पर कब्जा कर लिया, और अभी जो हमने ब्रिटेन देखा था वहाँ भी इन्होंने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही क्रांति का संदेश नेपोलियन के प्रभाव वाले यूरोपीय क्षेत्रों में पड़ा। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राज्यों को भी वैसे ही संस्थाएं स्थापित की गई जो फ्रांस में प्रचलित थी। फ्रांस पर आश्रित राज्यों में भी नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था लागू की गई। यानी ये देश धीरे धीरे, यहाँ भी राजा, ऑस्ट्रिया में भी राजा हट गए, ब्रिटेन में भी राजा हट गए और इटली में भी राजा हट गए, क्योंकि नेपोलियन के सहयोग से, नेपोलियन के सैनिकों के सहयोग से वहाँ भी राजतंत्र हटा करके लोकतंत्र स्थापित करवाया गया। तो वहाँ पे नेपोलियन की संहिता चलाई गई, नेपोलियन का संविधान, संहिता मतलब संविधान, जिस प्रकार से नियम कानून नेपोलियन बनाया था। फ्रांसीसी शासन लाया गया, जिस प्रकार से फ्रांसीसी शासन चला जो सक्सेसफुल रहा, तो फ्रांसीसी शासन लाया गया और अर्थव्यवस्था लागू की गई। यानी जैसे अभी अर्थव्यवस्था के रूप में थोड़ी सी एक झलक मिली थी, नाप तौल की व्यवस्था करवाना, फिर एरिया माप, ठीक है। 1804 में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी विशेषाधिकार, यहाँ पे जन्मजात जो विशेषाधिकार था इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जन्मजात का विशेषाधिकार कब समाप्त किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने जन्मजात का विशेषाधिकार कब समाप्त किया? कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया। कानून यानी यहाँ पे चलने वाला जो कानून है उसके समानता का सिद्धांत, एक जैसा, एक छोटी गलती के लिए जिसको सज़ा हो रही है आम लोगों के लिए, वैसे ही सज़ा और दूसरे वर्गों के लिए भी हो, तो ये समानता का सिद्धांत अपनाया गया। नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा की गई। जितनी संपत्ति उस नागरिक की थी वो इस नागरिक की संपत्ति बनाई रहेगी। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने यह सब काम बहुत पहले ही किया। इससे किसानों को भूदासत्व से मुक्ति मिल गई। भूदासत्व यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर और वहाँ के वासियों को ही ये साम्राज्य, ये बहुत खेती करने के लिए ज़मीन दे दिया। सामंती अब इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, अब ज़मीन कुछ लगान टैक्स वगैरह सरकार वसूलेगी और वहाँ अपना किसान खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। किसी प्रकार से उन्हें ज़्यादा लगान देने के लिए उनका प्रेशर ज़्यादा नहीं था। तो किसानों को भूदासत्व यानी कि पहले भूमि पर खेती करते थे वो दास के जैसा बन करके अब उससे ये
छुटकारा पाने, सामंती कर चुकाने से भी बच गए। जो एक्स्ट्रा बहुत सा धन देना होता था वो भी अब जैसे सामंतवादी नीति के फलस्वरूप अगर जिस किसान के पास जो ज़मीन है वहाँ पे उसी के अनुसार कितना कर चुकाना है उसके लिए बांध दिया जाता था। अब फसल हो या ना हो उतना ही टैक्स यानी कर देना पड़ता था। अब ये सबसे पूरा वंचित कर दिया गया। इस प्रकार कारीगरों पर श्रेणी संघ का निरंतर समाप्त कर दिया। प्रशासनिक नियुक्ति योग्यता के आधार बनाया गया, यानी प्रशासनिक नियुक्ति होगी यानी सत्ता चलाने के लिए योग्यता। अभी हम ये सब कानून चला रहे हैं, जब वो सम्राट नहीं बना था उसके पहले की बात ये हो रही है। ठीक है, ये ऐसा राज्य का स्थापना करवाया जो जनता के निहित में है, जनता के ही पक्ष में हो। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया गया। समान शुल्क, समान मापतौल प्रणाली, एक मुद्रा का प्रचलन से व्यापार वाणिज्य उद्योग धंधे का विकास हुआ। इसे फ्रांस अधिकृत राज्यों में एक नई आशा जगी। वहाँ भी तानाशाही के विरुद्ध आवाज़ उठने लगा तथा राष्ट्रवाद का विकास हुआ। देखिए, अभी ये सब हम सारी चीज़ जो बता रहे हैं ये 1799 के पहले की कहानी है। ये 1799 के पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने ये काम फ्रांसीसियों के लिए या फ्रांस के लिए इतना काम किया। यानी क्या क्या किया? यातायात बहुत बढ़िया बनाया, संचार व्यवस्था बहुत बढ़िया बनाया। ठीक है, संचार व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। समान शुल्क, अच्छे अमीर लोगों के लिए ज़्यादा शुल्क नहीं लगेगी जितना शुल्क गरीब लोगों को लगेगा, या गरीब लोगों के लिए बहुत सा शुल्कों में छूट भी दिया गया। एक समान शुल्क की व्यवस्था की गई। ठीक है, आने जाने के लिए ये सब रोक नहीं था, सब प्रकार से एक समान शुल्क, नापतौल प्रणाली और एक प्रकार के मुद्रा के प्रचलन हुआ। इस प्रकार उद्योग धंधा का बहुत ज़्यादा विकसित होने लगी। ठीक है, तानाशाही के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी और पूरे यूरोप में ये सत्ता, ये साम्राज्य, ये नीति देखते हुए यूरोप के और सभी देशों में तानाशाही के विरुद्ध आवाज़ उठने लगा और वहाँ के जनता में अपने आप राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। और कंटिन्यू आगे करते हैं। अन्य प्रकार से भी नेपोलियन बोनापार्ट ने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया। देखिए, यहाँ पे समझिए, कहता है कि अन्य प्रकार से, प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, अन्य प्रकार से भी नेपोलियन ने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया। यानी राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत काम किया। आरंभ में विजित राज्य, जितने भी विजित राष्ट्र हैं, राज्य है, नगर है, जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, मिलान, ये इटली का एक जगह है, मिलान इटली का, ये कहाँ का एक जगह है? इटली में एक जगह मिलान है, वार्सा। ठीक है, तो बारसा ये सब शहर का नाम है। इत्यादि में फ्रांसीसी सेना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। जब ये फ्रांसीसी सेना गए, नेपोलियन बोनापार्ट की सेना गई इन जगहों पर राजा के विरुद्ध लड़ाई के लिए, तो यहाँ पे इन्हें फ्रांसीसी सेना का बहुत स्वागत किया गया इन देशों के द्वारा। पोलैंड की राजधानी वार्सा है, इटली में एक जगह मिलान है। ठीक है, परंतु धीरे धीरे फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध देशभक्ति की भावना बलवती होने लगी। यानी धीरे धीरे यहाँ पे भी भावना फ्रांसीसी, जिस प्रकार से फ्रांसीसी नागरिकों में भावना पनप गई थी, तो यहाँ इन देशों में भी देशभक्ति की भावना अर्थात राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म यही है। यह भावना अत्यंत शक्तिशाली रूप में भी सभी यूरोपीय देशों में पनपी तथा देशवासियों के प्रति एकता की भावना में परिलक्षित हुई। यानी अब धीरे धीरे यहाँ पे यूरोपीय देशों में एकता की भावना आने लगी। जर्मनी,
और इटली में राष्ट्रवादी भावना सबसे अधिक प्रबल थी। जर्मनी में और इटली में राष्ट्रवादी भावना सबसे अधिक प्रबल यानी सबसे अधिक मजबूत थी। और देशों के बनिस्पत यहाँ पे जर्मनी और इटली यानी ये लोग चाहते थे कि जिस प्रकार से फ्रांस में पूरी की पूरी घटना घटी उसी प्रकार से जर्मनी और इटली में भी होना चाहिए। दोनों देशों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध असंतोष की भावना बढ़ने लगी। दोनों देशों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध असंतोष की भावना बढ़ नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य और सिसेलपाइन गणराज्य तथा जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना कर इटली एवं जर्मनी के भावी एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। यानी नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपोडेन, याद रखिए ट्रांसपोडेन सिसेलपाइन, याद रखिए इटली में ट्रांसपोडेन सिसेलपाइन और जर्मनी में राइन नदी के बारे में आप सुने होंगे। ऐसे राइन जगह का नाम है, वहाँ एक शहर है राइन रिवर भी है। ठीक है, तो यहाँ इटली और जर्मनी में अब एकीकरण मतलब ये भी एक सूत्र में बंध जाए। पहले बहुत से अलग अलग राष्ट्र थे, अब सब राष्ट्र मिलकर के एक इटली बन जाए और एक जर्मनी का निर्माण हो जाए। ठीक है, इस प्रकार उसने वारसा के ग्रैंड डची बनकर पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना जागृत की। अभी मैंने बताया था कि आज के डेट में पोलैंड की राजधानी वारसा है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा में वहाँ ग्रैंड डची बन करके पोलैंड के निवासियों को डची कहा जाता है। याद रखिएगा, पोलैंड के निवासियों क्या कहा जाता है? डची कहा जाता है। में भी राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही।